Hello everyone, welcome to the Manulo classes in the session of daily news analysis. Today is 23rd of August 2024. I am Naresh Sharma and going to discuss with you the current affairs of the day. First of all, we are going to revise our previous day session with the help of MCQs. In the last session, we discussed some points regarding census in India. So, have the first question, okay, what is the frequency of the census in India? So, we have census in India after every 10 years. So option C is correct. Question number 2. Who is responsible for conducting the decadal census in India? इंडिया में सेंसस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो हमारे पास में है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. अंडर विच लीगल फ्रेमवर्क इज द सेंसस इन इंडिया कंडक्टेड? सो इंडिया में जो सेंसस कंडक्ट होता है वो सेंसस एक्ट हमारे पास में है 1948 का, उसके थ्रू सेंसस कंडक्ट होता है. दिस इज द लीगल बेस फॉर दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 4. what are the two phases of census operations in India? तो जब इंडिया में सेंसस को कंडक्ट कराया जाता है तो उसमें दो पॉइंट होते हैं, दो फेजेस होते हैं. एक तो होता है आपका हाउसेस की लिस्टिंग होती है और अनदर लेवल पर होता है पॉपुलेशन का एन्यूमरेशन. सो टू फेजेस में हमारे यहाँ सेंसस होता है. व्हाट नोटेबल चेंज इज एक्सपेक्टेड इन द अपकमिंग सेंसस ऑफ इंडिया? तो इंडिया में अभी जो सेंसस होने वाला है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात हो रही है कि इसमें सेल्फ एन्यूमरेशन भी होगा और जब हम इसको कंडक्ट कराएंगे, बिकॉज इसमें ऐसा ऑप्शन भी दिया जाएगा कि लोग अपनी डिटेल्स को फिल कर सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी सेंससेस हैव बीन कंडक्टेड इन इंडिया अप टू द अपकमिंग वन? अगर हम अपकमिंग वन जो भी हमारा सेंसस होने वाला है उस तक की बात करें तो अब तक टोटल कितने सेंसस हो चुके हैं? तो इंडिया में टोटल 16 सेंसस हो चुके हैं अभी तक. तो 16 सेंसस सीरीज की अगर हम बात करें तो 8th है सिंस इंडिपेंडेंस. तो इंडिया के इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो उसके बाद से हमारा ये 8th नंबर पे है. और हम अगर बिफोर इंडिपेंडेंस को भी काउंट करें तो ये टोटल 16 होते हैं. व्हाट इज द लीगल बेसिस फॉर द सेंसस बीइंग लिस्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? में जो लीगल बेस क्या है तो हम सबको पता होना चाहिए कि जो सेंसस की एक्सरसाइज है, सेंसस है, वो यूनियन लिस्ट में आता है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 3 लिस्ट हैं. जब भी हम लिस्ट की बात करते हैं जिसमें पावर सब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है. तो जो सेंसस की एक्सरसाइज है वो यूनियन लिस्ट में आती है. नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8. Some people are confused about the difference between Holland and the Netherlands. Find correct statement. ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ करके जा रहा हूँ. ये क्वेश्चन आपको सर्च करके मुझे कमेंट्स में बताना है. अभी आप सबको पता होगा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज ऑन द विजिट ऑफ हॉलैंड. हॉलैंड की विजिट के लिए वो गए हुए हैं. तो अब आपको बताना है कि हॉलैंड और नीदरलैंड के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. सो these were the questions from the previous day session. Now we are going to have some important news. First one is floods in Bangladesh were not due to Dumbar Dam, India. जो बांग्लादेश में अभी कुछ समय से फ्लड्स आए हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ्स भी हुई, वहाँ पे हुई है, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट हुआ है. सो बांग्लादेश की अथॉरिटीज ने, जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट है, उन्होंने एलिगेशंस लगाए कि ये जो फ्लड्स आए हैं बांग्लादेश में वो इसलिए आए हैं क्योंकि उसके लिए इंडिया के त्रिपुरा में बना हुआ एक डैम उसको ओपन कर दिया गया था और उसकी वजह से ये हमारे यहाँ क्या आए हैं, फ्लड आया है. और वो डैम कौन सा है? वो डैम है डम्बर डैम इन त्रिपुरा. सो डम्बर डैम कहाँ पर है? त्रिपुरा में है ये. ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई इस तरीके का ये डैम कहाँ पर है. मैं आपके लिए क्वेश्चन और दे देता हूँ इसी में कि ये कौन सी रिवर पर है, ये और आप बता सकते हैं मेरे को कि जो डम्बर डैम है त्रिपुरा में ये कौन सी रिवर पर बना हुआ है. तो फ्लडिंग का कॉज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया, उन्होंने इसको क्लियर कर दिया कि भाई देखो इसके लिए आप इंडिया को रिस्पॉन्सिबल मत बनाइए. ये जो आए हैं बिकॉज लार्ज स्केल ह्यूज अमाउंट में रेनफॉल हुआ और वो शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में हुआ. दैट वाज द रीजन दैट वाटर फ्लो टुवर्ड बांग्लादेश
So nobody is responsible because such kind of events are natural events and nobody can be blamed for such kind of natural events. सो ये रहा सिक्योरिटी कंसर्न की। अगर हम बात करें तो इंडियन हाई कमिश्नर भी वहां जाकर के उनसे मीटिंग की, उनके इंटरिम गवर्नमेंट के ऑफिशियल से, बिकॉज वहां पर ये थ्रेट्स मिल रहे हैं कि इंडियन हाई कमिश्नर मींस इंडिया के जो डिप्लोमेट्स वहां पर हैं उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज इंडिया के लिए बन चुकी है। सो नेक्स्ट अब हम चलते हैं अनदर न्यूज पर। डॉक्टर्स बैक टू वर्क, सुप्रीम कोर्ट अश्योर्ड सेफ्टी। यू नो कलकत्ता में जो रेप केस हुआ था उसके बाद से डॉक्टर्स ने स्ट्राइक किया था और उस स्ट्राइक की वजह से ऑल ओवर इंडिया में जो हेल्थ सर्विसेज हैं, ऑपरेशंस हैं, मेडिसिन हैं, ट्रीटमेंट है, वो सब मींस बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड हुआ था। सो नाउ जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग चल रही थी तो डॉक्टर्स की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोग जो है बैक टू वर्क आइए, अपने काम को स्टार्ट कीजिए, बिकॉज आपके पास जब कोई पेशेंट आता है तो 2 से 5 मिनट का 10 मिनट का ट्रीटमेंट होता है, लेकिन उसके लिए अब जो पेशेंट्स हैं उनके गार्जियंस हैं उनको कई घंटों तक वहाँ पे वेट करना पड़ रहा है, बहुत बहुत लंबी लंबी लाइंस में उनको फर्श पर सोना पड़ रहा है और बरसात का मौसम में बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स में, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाएंगी ड्यू टू लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द डॉक्टर्स। फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जिस तरह से जजेस कभी हड़ताल पर नहीं जा सकते, स्ट्राइक नहीं कर सकते, बिकॉज अगर जजेस स्ट्राइक करेंगे या जजेस अपना काम बंद कर देंगे तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये तो टोटली इनजस्टिस होगा। फिर जुडिशरी ने ये भी कहा कि जैसे जजेस जो है कोर्ट के बाहर रह करके जस्टिस नहीं दे सकते, वैसे ही डॉक्टर्स भी हॉस्पिटल के बाहर रह करके ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। तो डॉक्टर्स से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने काम पर आएं और उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का हम इंश्योरेंस हम करते हैं, उनको अश्योर करते हैं कि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी बनी रहेगी। सो अल्टीमेटली जो डॉक्टर्स हैं वो वर्क पर आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास में एक और न्यूज है, इस पर हो सकता है बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट हो आने वाले टाइम में, कि असम की गवर्नमेंट एक बिल लेकर के आई है। उसमें इन्होंने क्या किया है कि एक 89 ईयर ओल्ड पुराना एक एक्ट था जिसमें इशू क्या था, मुस्लिम मैरिज को रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड उनका एक्ट था। ये पुराना वाला जो एक्ट था इसकी अगर हम बात करें तो ब्रिटिश पीपल का उस समय का बनाया हुआ था, ये 1935 का उस समय का बनाया हुआ था। इसमें इशू क्या था देखो कि नॉर्मली जब मैरिज वगैरह का रजिस्ट्रेशन होता है तो वो ऑफिसर फ्रॉम द गवर्नमेंट उनके ऑफिसेज में उनके ऑफिसर्स उनके द्वारा अपॉइंटेड पीपल जो एम्प्लॉइज होते हैं वो उस काम को करते हैं और उसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होता है जब भी मैरिज वगैरह का रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन ये जो अंग्रेजों का टाइम का ये जो बिल एक्ट जो चल रहा था उसमें क्या हो रहा था कि मैरिज का अगर रजिस्ट्रेशन होना है, किसी मुस्लिम की अगर मैरिज है तो उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ हो रहा था, उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा था किसी इमाम के पास। उन लोगों को लाइसेंस मिले हुए थे, वो उस मैरिज का रजिस्ट्रेशन करते थे, वही किसी डाइवोर्स को भी रजिस्टर करते थे। अब देखो इसमें इशू क्या था कि जो इमाम हैं वो जब मैरिज का रजिस्ट्रेशन करते थे तो चाइल्ड मैरिज को कोई भी रोक नहीं पा रहा था, बिकॉज जो बहुत सारे इमाम हैं आप सबको पता होगा कि ट्रेडिशनल थिंकिंग रखते हैं वो और अपने ही लेवल पर थिंकिंग करते हैं और वो चाहते हैं कि गर्ल्स की बॉयज की जो एज है वो बहुत कम एज पर भी उनकी मैरिज हो जाए। अब सोचिए आप कि अपनी ही सोसाइटी के लोगों के पास अगर रजिस्ट्रेशन होंगे और अगर किसी छोटी बच्चे की मैरिज होगी तो गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं चलता था और चाइल्ड मैरिज धड़ल्ले से हो रही थी। सो अब क्या इसमें होने वाला है कि इस बिल को वो एंड करके एक नया बिल अपना लेकर के आएंगे और जो मुस्लिम्स की भी मैरिज है असम में उनको भी रजिस्ट्रेशन जो होगा, बाकी और कुछ में इसमें चेंज नहीं किया जा रहा है कि उनका रजिस्ट्रेशन जो होगा वो गवर्नमेंट के पास होगा। मींस अब गवर्नमेंट को ये पता चल जाएगा कि जिस भी मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो रहा है क्योंकि उसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों के नेम होंगे, दोनों की एज होगी, समझ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऐसी मैरिज को स्टॉप कर पाएगी, चाइल्ड मैरिज को रोक पाएगी। अगर इन इमाम वगैरह लोगों के हिसाब से चलें, आप रिलीजियस लीडर्स के बेसिस पर चलेंगे तो ये तो फिर ईरान की तरह से सिस्टम चाहेंगे ना
जैसे ईरान में 9 ईयर की बच्चियों की शादी को भी अलाउ अब वो कर रहे हैं, उसको रिड्यूस करके। क्यों? क्या लागू करना चाहते हैं वहां पर? वो शरीयत लागू करना चाहते हैं कि भैया हम इस्लाम लागू करेंगे। समझ में आ रही बात? सो ये जो एक्ट है इसको चेंज करके क्या कर देगा कि भाई डाइवोर्स और मैरिज दोनों का रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के ऑफिस में होगा, किसी मस्जिद में या किसी मदरसे में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सो गवर्नमेंट के पास में डेटा होगा और गवर्नमेंट उस पर कोई एक्शन भी ले पाएगी जब उनके पास में डेटा होगा तो। सो सोसाइटी में कई बार रिफॉर्म्स करने के लिए गवर्नमेंट को भी आगे आना पड़ता है, बिकॉज अल्टीमेटली ये छोटी छोटी बच्चियों की, लड़के लड़कियां, उनकी जिंदगी का क्या है, क्वेश्चन है कि वो अपनी लाइफ को और अच्छे से जी सके। आप सोचो कि लोग तो ऐसे भी हैं कि ये भी कह देंगे कि चलो भाई 6 इयर्स में ही शादी कर दो, ठीक है। अगर बिल्कुल उन्हीं लोगों पर छोड़ दिया जाए, कोई लॉ ही ना हो, कोई कानून ना हो, तो वो तो अपने मनमाने सारे काम करेंगे ना। सो उस सबको रोकने के लिए गवर्नमेंट लॉ लेकर के आती रहती है, जिससे कि चाइल्ड मैरिज जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके। सो गाइस, दिस वाज फॉर टुडे एंड वी विल मीट अगेन इन अनदर सेशन। सो बाय बाय, टेक केयर।